सीबीएसई के छात्रों की परेशानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम तकनीकी गड़बड़ियों और देरी के बाद सीबीएसई के 12वीं के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन पोर्टल को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। इधर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी और सीबीएसई के चेयरमैन को तलब किया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। सीबीएसई मामले से जुड़े तमाम अपडेट लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े संवाददाता दीपाली नंदा और असीम मनचंदा। सबसे पहले दीपाली आपके पास आएंगे। ये बताइए कि सीबीएसई का पोर्टल आखिर कब तक खुला है और छात्र कैसे वेरिफिकेशन करा सकते हैं? तो बिल्कुल रीवैल्यूएशन पोर्टल की बात करें तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आज सुबह ही सीबीएसई की तरफ से एक्सपर्ट ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन के लिए जो पोर्टल की शुरुआत की जानी थी अब वो हो चुकी है। 6 जून तक ये पोर्टल खुला रहेगा, यानी कि 2 जून से लेकर 6 जून तक स्टूडेंट्स के पास वक्त है कि वो चाहते हैं कि अगर रीवैल्यूएशन किया जाए या फिर वेरिफिकेशन किया जाए उनकी आंसर शीट का दोबारा से, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया है तो इस बार सीबीएसई की तरफ से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम को मैंडेटरी किया गया है, यानी कि आप जैसे ही इस पोर्टल पर जाएंगे सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा जो पूरी तरह से आधार बेस्ड ओटीपी पर ही होगा। और अगर किसी वजह से स्टूडेंट के पास आधार नंबर नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स के आधार नंबर का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। एक बार आपका आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन भुगतान। जी हाँ, आपको यहाँ पर एक शुल्क देना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी आंसर शीट को दोबारा से रिवैल्यूएट किया जाए या फिर रीवेरिफिकेशन किया जाए तो उसके लिए यहाँ पर आपको पैसे देने होंगे। 100 रुपए प्रति कॉपी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी उत्तर पुस्तिका की दोबारा से जांच की जाए तो आपको 100 रुपए प्रति कॉपी यहाँ पर देने होंगे। वहीं अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर आप रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पर क्वेश्चन 25 रुपए यहाँ पर शुल्क देना होगा। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स को जिसके जरिए वो ये भुगतान कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और 6 जून तक इस पोर्टल के जरिए आप इस सुविधा को हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल दीपाली, तो ये थी पूरी प्रक्रिया। साथ ही दीपाली ये भी बताइए सीबीएसई ने पोर्टल को लेकर क्या बयान दिया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही इस पोर्टल की शुरुआत की गई और लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि अभी भी जो रीवैल्यूएशन का पोर्टल है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। कई सारे अटेम्प्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो रहे हैं। कई बार प्लेटफॉर्म पर जाकर कैप्चा नहीं दर्ज हो रहा है तो कभी टेक्निकल एरर आ रहा है। और इसी पर ही अब से कुछ ही देर पहले सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। सीबीएसई ने ये जानकारी दी है कि जो रिवैल्यूएशन साइट है उस पर साइबर अटैक किए जा रहे हैं और ये जो साइबर अटैक है डिनायल ऑफ सर्विस का था, जिसके तहत एक उन्होंने आंकड़ा भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर 15 लाख से ज्यादा हिट्स इस रिवैल्यूएशन पोर्टल पर आए हैं और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस की कोशिशें भी की गई है। सीबीएसई ने यह भी कहा कि जो मैलिशियस एक्टर्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो इस तरह का साइबर अटैक करा रहे हैं ताकि जो सफलतापूर्वक एक सिस्टम को सीबीएसई करना चाह रही है उसमें खलल डाला जा सके। लेकिन इसका भी तोड़ सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम ने निकाला हुआ है। साथ ही एक और यहां पर उन्होंने डेटा दिया है कि आज दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों ने सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन यहां पर रिवैल्यूएशन पोर्टल पर जाकर दर्ज कर दिया है। तो फिलहाल इस तरह की भी जो इंसिडेंट सामने आ रहे थे कि परेशानी छात्रों को हो रही थी, पैसे भुगतान करने के बाद भी कई बार उनको फेलियर मिल रहा था, उसके पीछे वजह सीबीएसई की तरफ से बताई गई है। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन एक बार फिर से स्टूडेंट्स को दिया गया है कि जो साइबर सिक्योरिटी टीम है वो सेशन का जो टाइम आउट होता है उसको बढ़ाने पर भी प्रयास कर रही है। जल्द ही इस तरह के जो मैलिशियस अटैक हो रहे हैं उनको रोका जा सकेगा। जी बिल्कुल दीपाली, और साथ ही असीम भी जुड़े हमारे साथ। असीम, सीबीएसई मामले को लेकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है एक तरफ और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है, इस पर क्या अपडेट है?
जी सही कहा आपने। जो सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस है उसको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया है। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने जो शिक्षा विभाग के जो सचिव है उसके साथ साथ सीबीआई के चेयरमैन, उन दोनों को अपने यहाँ पर बुलाया। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने यहाँ पर बुलाया, उनसे पूछा कि आप बताइए कि किस तरह से आपको उस पूरी प्रोसेस के अंदर खामियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से आपको इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उस सब चीज़ों को डिस्कस करके जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो आगे चल करके अपनी एक रिपोर्ट संसद को सौंपेगी और बताएगी कि इस पूरी प्रोसेस में किस तरह से सुधार किए जाने की जरूरत है। जो मैं बता चुका हूं कि कंपनी के ऊपर भी एक्शन लेने की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके साथ साथ अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो NSUI है उसने एक याचिका दायर की। जो पूरा असम पोर्टल प्रोसेस है उसको पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराने की मांग यहाँ पर रखी गई है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब भी सुनवाई होगी तो देखना होगा दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है। और आगे ये भी देखना होगा कि क्या स्टूडेंट जो है असम पोर्टल को आसानी से अब एक्सेस कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, और वहां पर उनको किसी भी परेशानी का सामना जो है नहीं करना पड़ रहा। चलिए, बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वही पोर्टल खुलने के बाद छात्रों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे दीपाली ने भी आपको बताया कि पोर्टल पर साइबर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन रीचेकिंग के बाद उन्हें छात्रों को उम्मीद है कि नंबर बढ़ने की उम्मीद छात्र जता रहे हैं। यहाँ पर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जितने मेरे मार्क्स होने चाहिए थे वो नहीं मिले, बट अगर मैं रीचेकिंग करवाता हूँ तो मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जो मेरी कॉपी मुझे 4 दिन बाद रिसीव हुई है, वहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी कॉपी रिसीव करी, मैंने सारी चीज़ें देखी। जी, अगर मेरे अभी 88.2% है एंड मुझे 500 में से 441 अभी मैंने मार्क्स अचीव करे हैं, एंड अगर मेरे मार्क्स बढ़ते हैं तो शायद से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल 20 मार्क्स बढ़ेंगे, तो आई विल गेट 461 आउट ऑफ 500 एंड अराउंड मेरे हिसाब से 94% बन जाएगी मेरी मार्क्स। धीमे धीमे जब न्यूज़ आना शुरू हुई एंड आई गॉट टू नो कि थोड़ा सा चेकिंग में इश्यूज़ थे, तो फिर मैंने भी अपनी कॉपी रीएवैल्यूएशन के लिए निकलवाने के लिए बोला। एंड आई गॉट टू नो कि कुछ जगह मेरे नंबर काटे गए हैं जो नहीं काटने चाहिए थे, बट आई गॉट टू नो कि हाँ, इस वजह से मेरे रिजल्ट्स में थोड़े परसेंटेज का अप एंड डाउन हुआ है। एंड आई थिंक कि इस रीवैल्यूएशन की वजह से फिर मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, बिकॉज जितना मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे उतना लाना चाहिए, बिकॉज एज पर माई ग्रेड जितना मुझे ग्रेड मिला है उस हिसाब से मेरी मेहनत तो शो नहीं हो रही है। तो आखिरकार सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव कर दिया गया है। क्या है रीवैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया, ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। कॉपी रीचेक, सब होगा करेक्ट, शाम 5:57 पर। चलिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस ट्रेड डील पर आज से फिर बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच की अगुवाई में हुए हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंच चुका है। इस बातचीत में मुख्य फोकस इस बात पर रह सकता है कि ट्रंप बार बार जो टैरिफ में बदलाव करते रहते हैं उसका भारत पर असर ना पड़े और जो टैरिफ तय हो वो स्थायी हो। और क्या क्या मुख्य मुद्दे हो सकते हैं, इस बार पूरी डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, आम हालात में देखें तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी उसके 99% चीज़ें लगभग तय हो गई थी, सिर्फ फुल स्टॉप कॉमा जैसी चीज़ें करनी बाकी थी। लेकिन इस बीच 2-3 डेवलपमेंट हुए। पहली बात तो ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बार बार टैरिफ में जो बदलाव किया गया, ये अब सबके लिए चिंता है, भारत के लिए भी चिंता है कि ये कैसे आश्वासन लिया जाए ट्रेड डील के तहत कि बार बार ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बदलाव ना हो, जो भी टैरिफ एक बार तय कर दिया जाए वो टैरिफ स्थायी रहे। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका ने सभी देशों पर, दुनिया के सभी देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी म्याद 24 तारीख को खत्म हो रही है, 24 जुलाई को। तो उस म्याद खत्म होने के बाद अमेरिका का रुख क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो वहां पे एक अनिश्चितता का माहौल जो वो खत्म हो, ट्रेड डील के जरिए इसको आश्वस्त किया जाए। तीसरी एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दखल दिया है, जिससे वहाँ के टैरिफ में काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है। तो उन सब चीज़ों से कैसे ट्रेड डील को अलग रखा जाए,
है, यानी ट्रेड डील के तहत जो तय कर देते हैं वो बना रहे, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे। एक चीज और जो सबसे केंद्र बिंदु इस बातचीत की रहने वाली वो है सेक्शन 301, सेक्शन 301। इस सेक्शन के तहत अमेरिका ने दुनिया के कई सारे देशों के ट्रेड की जांच करनी शुरू कर दी है कि इस ट्रेड प्रैक्टिस सही है कि गलत है, कितने मात्रा में यहाँ पे कर रहे हैं, घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो जिन जिन देशों के ट्रेड की जांच शुरू की है उसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, दूसरे कई सारे देश शामिल है। तो भारत चाहता है कि जब आप ट्रेड डील करने जा रहे हैं, ट्रेड डील पर दस्तखत करने जा रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित करिए कि सेक्शन 301 के तहत जो आप जांच कर रहे हैं उस जांच के नतीजे के आधार पर हमारे ऊपर, यानी भारत के जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर कोई भी आप अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो ये इस बार के बातचीत का केंद्र बिंदु हो सकता है, सेक्शन 301 से भारत के जो सामान है उसको कैसे अलग रखा जाए। तो इन सारे माहौल में बातचीत हो रही है, 3 दिन तक बातचीत होगी। अगर ये बातचीत सकारात्मक होती है तो बहुत जल्द ट्रेड डील के पहले चरण का दस्तखत होता हुआ आप देखेंगे और फिर अगले चरण की बातचीत होती हुई दिखेगी। चलिए अब आपको बता दें, ईरान युद्ध पर अमेरिका की कभी हां कभी ना जारी है। इस बीच ट्रंप ने 2 बड़े दावे किए हैं। पहला कि लेबनान और इजराइल एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति हो गई है। और दूसरा, ईरान के साथ बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आखिर यूएस ईरान युद्ध में चल क्या रहा है, पूरी अपडेट बता रहे लक्ष्मण रॉय। देखिए, जब भी हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि शायद अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत लगभग अंतिम दौर पे पहुंचेगी, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन कुछ एक घंटे बाद अचानक से हालात बदल चुके होते हैं। कल जब इस वक्त का समय था तो आपने देखा कि बातचीत खत्म हो गई, अब बातचीत नहीं हो रही है। दोनों तरफ से हमला फिर से शुरू हो गया था, मिसाइल के से हमले शुरू हो गए थे और इजराइल के तरफ, ईरान की तरफ से संकेत आए हैं कि नहीं, अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हम भी अब फिर हमले करने को तैयार है। लेकिन अचानक देर रात ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक ट्रूथ सोशल पे 2 पोस्ट आए। उसके बाद सबको राहत की सांस मिली, सबको एक उम्मीद की नई किरण जगी। पहला ये आया उनका कि हमने इजराइल से बातचीत की है, इजराइल ने कहा कि हम अब लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। हमारे प्रतिनिधिमंडल के जरिए लेबनान से हमने बातचीत की, लेबनान में ये कहा कि हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। इजराइल और लेबनान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इसको लेकर सहमत हो गए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बातचीत तभी शुरू करेंगे या फिर डील तभी करेंगे जब ये तय हो जाए कि लेबनान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा इजराइल की तरफ। तो ईरान की एक शर्त यहाँ पे मान ली गई है जो ट्रूथ सोशल पे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। दूसरा, क्या ईरान के साथ बातचीत खत्म हो गई क्या? तो इस पर भी उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का पोस्ट आया कि नहीं, बातचीत खत्म नहीं हुई है, दरअसल बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो एक नई उम्मीद जगी है इस माहौल में कि शायद बहुत जल्द ये डील होता हुआ दिखे, युद्ध रुकता हुआ दिखे। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से ईरान और अमेरिका की डील फंसी हुई है, डील की आहट कहां रुकावट। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद बाजार ने दमदार वापसी की है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 101 अंक चढ़ा तो सेंसेक्स 383 अंक की बढ़त हासिल की है। सेक्टोरल मोर्चे पर बात करें अगर आईटी शेयरों में, तो लगातार तीसरे सत्र में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है और आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा की तेजी के साथ दिन का टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। ब्रेंट कूल ऑफ हुआ, 2% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा इंडिया विक्स में भी 7% की गिरावट देखने को मिली, जिसके साथ ही मार्केट रिकवर हुए और निफ्टी यहाँ पर 100 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई और यहाँ पर 71 पॉइंट चढ़कर निफ्टी बैंक बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी इस जो रिकवरी थी उसको कंट्रीब्यूट किया है और यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो आईटी आज भी लगातार तीसरे दिन आज का हीरो बना हुआ है और 4% से ज्यादा के मूव्स यहाँ पर सुबह से ही नजर आए हैं। इसके अलावा ऑटो, पीएसयू बैंक, डिफेंस, कैपिटल गुड, एफएमसीजी, रियल्टी, मेटल, इन सब में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली और अच्छी रिकवरी भी हुई। लेकिन आज डिसअपॉइंटमेंट दी कैपिटल मार्केट शेयरों ने और फार्मा शेयरों ने, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी इनमें भी देखी गई।
अगर निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो ओवरऑल आईटी काउंटर्स आज मौजूद थे। टीसीएस 6.5% के गेंस, इन्फोसिस 6% की लगभग यहाँ पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा HCL टेक में 4% के गेंस और अदानी एंटरप्राइजेस में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी को डिसअपॉइंटमेंट कहां से मिली? एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। भारत के डेटा सेंटर अगले 10 साल का बड़ा ग्रोथ थीम बन सकता है। जी हां, नोमुरा के मुताबिक 2025 से 2030 के दौरान इस सेक्टर में 30% के CAGR ग्रोथ संभव है, जिससे AI, क्लाउड और डिजिटलाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा। पूरी रिपोर्ट इस पर बता रही है नुपुर। बिल्कुल, नोमुरा की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है डेटा सेंटर को लेके और आने वाले 10 साल की बड़ी थीम हो सकती है डेटा सेंटर को लेकर। आने वाले 5 साल में उनका मानना है कि 30% से ज़्यादा की कंपाउंडेड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है CY 25 से 30 के बीच में। भारत डेटा सेंटर सेक्टर में एशिया पैसिफिक को पीछे छोड़ सकता है। यहाँ पर जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो काफ़ी फास्ट होगी एशिया पैसिफिक की दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो। 2025 में IT लोड जो था वो करीबन 1.5 गीगावाट के आसपास था, जो कि 2030 में माना जा रहा है कि यही आंकड़ा 1.5 से 7 होते हुए नजर आएगा और आने वाले 10 साल में 7 से सीधा 15 गीगावाट पहुंचते हुए दिखेगा। और इसकी जो कैपेसिटी है उसकी विजिबिलिटी नोमुरा को नजर आती है। उनका ये मानना है कि AI, क्लाउड और डिजिटलाइजेशन जो है वो आने वाले समय में बड़े ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। AI का वर्कलोड जो बढ़ेगा उसकी वजह से डेटा सेंटर की मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। एंटरप्राइज कंपनी थर्ड पार्टी क्लाउड और कोरिलेशन की तरफ जो है वो शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात नोमुरा ने ये कही है इसमें कि डेटा सेंटर का जो निर्माण है वो इंडिया में काफी सस्ता है कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लागत सिर्फ 6 से 7 मिलियन डॉलर के आसपास होती है पर MB और डेवलप्ड मार्केट में देखें तो यही लागत 10 से 18 मिलियन डॉलर पहुंच जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बिजली है वो काफी सस्ती है। रिन्यूएबल PPA मॉडल की वजह से बेहतर रिटर्न्स भी यहाँ पर मिलते हैं। AI की एरा में भारत को हाइपर स्केल हब भी माना जा रहा है। जो डेटा ट्रैफिक है लो टेंसी ऐप से यहाँ पर मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। ग्लोबल कैपेसिटी शेयर में भी 1.5% से बढ़ के उम्मीद है कि 2 से 3% ये होते हुए पहुँच सकता है। अब सबसे ज़्यादा फायदा किन कंपनीज को हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग जो कि स्विच के और ट्रांसफॉर्मर में करती है उन कंपनीज के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। UPS और बैटरी सिस्टम्स जो बनाती है कंपनीज उनको भी बड़ा फायदा मिलेगा। बैकअप जेनसेट्स, प्रिसिशन कूलिंग सिस्टम, रैक, बसवे और कंस्ट्रक्ट केबल वाली जो कंपनीज है उन्हें भी बड़ा फायदा यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगा। काफी सारे स्टॉक्स की चर्चा भी की है नोमुरा में। सबसे ज्यादा उन्हें CG पावर और GE वर्नोवा पसंद आ रहा है। बाजार में MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जोर पकड़ता जा रहा है। मई में MTF बुक में रिकॉर्ड ग्रोथ रही है। MTF बुक में किन शेयरों पर आखिर जोर है, कहाँ ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा है और कहाँ घटा है, इस पर पूरी डिटेल बता रहे मेरे सहयोगी हॉर्मास फटाकिया। बाजार भले ही मई के महीने में कहीं ना गए हो, लेकिन MTF बुक एक ही डायरेक्शन में गई है, वो ऊपर है। और अगर हम अप्रैल अंत की बात करें तो लगभग 1.16 लाख करोड़ की MTF की बुक थी, तो अब उसमें लगभग 0.9% का इजाफा देखने मिला है। 1.26 लाख करोड़ तक जाकर पहुंची है। ये मई के अंत तक के फिगर्स है। और 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस महीने के ट्रेंड को हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं वो 5 कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा लेवरेज्ड है MTF बुक में। दूसरे महीने लगातार HDFC बैंक पोल पोजीशन पे आ रहा है। लगभग 2300 करोड़ का एक्सपोजर यहाँ पर है। 14% का इजाफा देखने मिला है महीने दर महीने। लेकिन जिन 3 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था उसमें से 2 स्टॉक्स इसी टेबल में मौजूद है। पहला है ITC, लगभग 86% का इजाफा लेवरेज पोजीशंस पे देखने मिला है और अब ये सेकंड मोस्ट लेवरेज स्टॉक हो चुका है MTF बुक में। लगभग 1800 करोड़ की पोजीशंस यहां पर बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक और महीने अच्छी ग्रोथ देखने मिली, 47% की, लगभग 1600 करोड़ का एक्सपोजर यहां पर है। जियो फाइनेंशियल में भले ही ना हुआ हो ज़्यादा एक्शन इस महीने, लेकिन SBI में जो है नतीजों के बाद ज़बरदस्त एक्शन देखने मिला था MTF बुक में। ये पोजीशनिंग जो अप्रैल के अंत में लगभग 550 करोड़ से कम की थी, वो लगभग 150% बढ़कर 1400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये तो टॉप 5 रहे। अब बात हम करते हैं उन स्टॉक से जिसमें सबसे ज़्यादा इजाफा देखने मिला लेवरेज्ड पोजीशंस में। SBI इसमें भी शामिल है, लेकिन जो तीसरा स्टॉक इस श्रेणी को हाईलाइट करता है वो पाइन लैब्स है। अगर आप 30 अप्रैल का देखें फिगर तो 24 करोड़ का था,
था, मई का अंत आते आते ये फिगर बढ़कर 200 करोड़ तक का हो गया, तो लगभग 700% की ग्रोथ देखने मिली। लुपिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो आज 52 वीक लो पर कामकाज कर रहा है, वहां पर भी लगभग पोजीशंस दुगनी हुई है और ब्रिटानिया में भी लगभग 126% तक का इजाफा देखने मिला है। अब वो कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर एक्सपोजर में कमी आई है? परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज, ये दोनों नाम इस श्रेणी में शामिल है। दोनों स्टॉक्स में लगभग 30 से 40% की कमी देखने मिली है पोजीशनिंग में। पॉलीकैप का नाम पिछले महीने भी इस लिस्ट में शामिल था, यहां पर भी 44% की कमी देखने मिली। और सोलार इंडस्ट्रीज, जिसमें नतीजों के बाद काफी एक्शन देखने मिला था, यहां पर भी लगभग 40% का जो है गिरावट देखने मिली है। तो बाजार में भले ही वॉलेटिलिटी रही हो, लेकिन एमटीएफ बुक जो है वो बढ़ती जा रही है। 3 स्टॉक्स जो इस सीरीज को हाईलाइट करते हैं, उनमें से एक है एसबीआई, दूसरा आईटीसी और तीसरा है पाइन लैब्स। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है? चुनाव में करारी हार के बाद क्या ममता के हाथ से पार्टी भी जाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया है कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की कल रात मीटिंग हुई है। ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे। ये लोग पार्टी सिंबल और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी दावा करेंगे। आपको बता दें, ये पूरा विवाद शुरू हुआ था नेता प्रतिपक्ष के लिए टीएमसी की अनुशासन से। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी के 2 विधायक संदीपन साहा और रीता ब्रत बैनर्जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि अनुशासन पत्र पर उनकी फर्जी सिग्नेचर किए गए। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। फिर टीएमसी के एक और विधायक कुणाल घोष ने कहा कि रीता ब्रत के नेतृत्व में 50 विधायकों की मीटिंग हुई है और फिर पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर पार्टी में टूट का दावा किया है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं, तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुब्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है, ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट विधायकों की बीजेपी में एंट्री नहीं हो सकती। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। वहीं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना प्रदर्शन किया है। ममता ने टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ इस धरने का आयोजन किया। पिछले दिनों ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी, सांसद कल्याण बैनर्जी समेत कई टीएमसी नेताओं पर भीड़ ने हमले किए थे। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को इस धरने का आयोजन करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने गिरफ्तार करने की चुनौती देते हुए धरना शुरू कर दिया। धरने स्थल पर हजारों समर्थकों के बीच ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ भाषण भी दिए। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिजली बिल पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने गलत ठहराया है। आयोग के इस फैसले के बाद यूपी पावर कॉर्पोरेशन को 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला वापस लेना होगा। ऐसे में प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत मिलेगी। दरअसल इस बढ़ोतरी के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने ये अहम फैसला सुनाया। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।